नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो मनी 9 में। हर शाम को 4 बजे मैं आपके साथ जुड़ती हूँ। मैं हूँ प्रियंका संभव और हम बात करते हैं आपके पैसों का कैसे ख्याल रखा जाए। और जब पैसों की बात आती है तो उसकी सुरक्षा बेहद ज़रूरी होती है और इसी के साथ जुड़ा हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस का एस्पेक्ट भी, क्योंकि जब हेल्थ इंश्योरेंस हम इसलिए खरीदते हैं कि अगर हेल्थ इमरजेंसी आए तो जो अचानक पैसों की ज़रूरत है ना, वो एक हेल्थ इंश्योरेंस पूरा कर सके। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको कैसा खरीदना चाहिए, इसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन सब पर हम शो करते हुए आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जब आप क्लेम करने जाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, किन पर ये रिजेक्ट हो सकता है और आप इससे कैसे बचेंगे। तो आपको सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। आज मेरे शो में जुड़ चुके हैं आशीष यादव, हेड ऑफ प्रोडक्ट हैं मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस के। थैंक यू सो मच आशीष, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। वेलकम टू मनी 9। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास आपके लिए और इनफैक्ट जो लोग हमारे इस लाइव कॉन्वर्सेशन से जुड़े हुए हैं वो अगर आशीष से अपना सवाल पूछना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा कुछ भी, कि कैसा आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, उसमें आपको क्या क्या शामिल करना चाहिए, तो भेजिए अपने सवाल लाइव। हम उसे एग्जैक्टली उसी समय पुट अप करेंगे आशीष के सामने। आप हमें इस तरह से सवाल भेज सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9311211874 पर। लंबा सवाल है तो आप हमें money9query@tv9.com पर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कमेंट करके बॉक्स पर लिख सकते हैं अपना सवाल। यूट्यूब पर आप राइट हैंड में एक टॉप चैट का बॉक्स देखेंगे तो आपके प्रतिक्रियाओं का, आपके सवालों का इंतजार है। सवाल को जितने डिटेल में लिखेंगे हमारे एक्सपर्ट को उतनी आसानी होगी। सो लेट्स वेलकम आशीष वंस अगेन। आशीष, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। मुझे लगता है जब भी हेल्थ बीमा कोई भी खरीदता है तो हेल्थ बीमा का क्लेम उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो आपसे बातचीत के पहले मैं चाहूंगी कि हम आपको वो वीडियो दिखाएं। एक एक्ट्रेस हैं जो रो के कह रही हैं कि उनके साथ बीमा कंपनी ने बहुत अन्याय किया है। सुबुही जोशी नाम की एक्ट्रेस का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं क्या है सुबुही के आरोप। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन सुबुही किस तरह से रो रही हैं और क्या है उनकी दास्तां, एक बार सुनते हैं। आई हैव अ कैशलेस पॉलिसी कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं, जो सब बोला जाता है, सब बोलते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। तो वी ऑल पे प्रीमियम एवरी ईयर, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। बट मेरा जब मैंने वहाँ पे अपना हेल्थ इंश्योरेंस जब हॉस्पिटल ने आगे भेजा तो स्टार इंश्योरेंस ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि इट वॉज नॉट एन इमरजेंसी, तो हम इसे प्रूव नहीं कर सकते। नाउ द हॉस्पिटल इज ट्राइंग टू टेल देम इट वॉज एन इमरजेंसी बिकॉज आई केम इन अ स्टेट वेयर माई हार्ट रेट वॉज अबाउ 130, माई BP वॉज लो, आई वॉज नॉट एट ऑल वेल, तो इट वॉज ऑफकोर्स एन इमरजेंसी। बट हेल्थ दे सेंट इट बैक टू देम अगेन कि no, it was an emergency. She was not in a state, she was in a very bad state and hospitalization was required. So what I understand कि इमरजेंसी को लेकर के वो सिचुएशन इमरजेंसी थी या नहीं थी, हॉस्पिटल में ने एडमिट किया कह के कि हाँ उनको ज़रूरत थी उस समय हॉस्पिटलाइजेशन की, पर बीमा कंपनी ने कह दिया नहीं, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। सो यहाँ मैं लाना चाहूँगी आशीष को। आशीष, बताइए ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है ये किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में कैसे डिफाइन होती है? क्या इस ग्राउंड पर कंपनी इस तरह से आपके क्लेम को रिजेक्ट भी कर सकती है? अगर आप इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो ये जो इमरजेंसी का क्लॉज है इसे ज़रा समझाइए क्या होता है और कब ये अप्लाई होगा और कब नहीं होगा। तो सबसे पहले मनी 9 के दर्शकों को नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से डेफिनेटली क्लेम्स जो मोमेंट ऑफ ट्रूथ है वही जुड़ा हुआ है और हर एक कस्टमर जो पॉलिसी खरीदता है, जो निवेश करता है इंश्योरेंस में, वह क्लेम के लिए ही करता है। सो इमरजेंसी डेफिनेटली प्रोडक्ट्स में या पॉलिसीज में डिफाइंड है। इमरजेंसी वह अवस्था होती है जो किसी कंडीशन के चलते यदि लाइफ थ्रेटनिंग बन जाए। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब है व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना अधिक है, उन सारी कंडीशंस को इमरजेंसी कंडीशंस बोला जाता है। अब इस वीडियो में बीपी बढ़ने को एक कारण बताया गया है। अब वो बीपी की क्या रीडिंग्स रही हैं, क्या वह बीपी की रीडिंग्स इतनी सीवियर थी कि वो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर क्वालिफाई हो सके। सो आई थिंक ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने हैं। बट केवल बीपी को एक कारण बता के इमरजेंसी मेरी समझ में इमरजेंसी में क्लासिफाई नहीं कर सकते। ओके, सो
पर ये एक बोन ऑफ कंटेंशन यानी हो सकता है, यानी हाँ यहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं हॉस्पिटल की जो राय है और बीमा कंपनी जो आपको कह रही है कि भाई हम इसे इमरजेंसी नहीं मानेंगे। इस तरह की सिचुएशन से बचने का क्या रास्ता होगा? आप क्या कहते हैं कि अगर इस तरह के इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो गई और आपका इंश्योरेंस जो है वो रिजेक्ट ना हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कब हो जाता है रिजेक्ट ऐसे सिचुएशन में, जो कि हम देख रहे हैं सुबुही के मामले में तो हो गया। आप इससे बचने के लिए वो लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, हर साल मोटा प्रीमियम देते हैं, उन्हें क्या सलाह देते हैं? बिल्कुल। सबसे पहली चीज कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस सही है हमारे लिए। क्या आपका जो बीमा है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, क्या वह सारी समस्याओं को कवर करता है? नंबर 1। नंबर 2, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें, आप इंश्योर करें कि सारी आपके संबंधित जितनी भी समस्याएं आप करंटली सफर कर रहे हो, जिसे प्री एग्जिस्टिंग कहा जाता है, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर हो। हमने देखा है आमूमन तौर पे कि कई बार ये सारी कंडीशंस डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं, जो क्लेम टाइम पे एक बड़ा ऑब्जेक्शन बन के सामने आता है। ये एक सबसे बड़ी समस्या निकल के आई है। दूसरी है कि क्या आपके पॉलिसीज में इनफ वेटिंग पीरियड्स हैं जो इस कंडीशन को कवर करता है, या आपको वेट करना पड़ेगा, उसके पश्चात ये कंडीशंस कवर होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी अवस्था में आप इंश्योरेंस कंपनी को सूचना समय पे दें, ताकि इंश्योरेंस कंपनी उस टाइम पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर सके, आपको सहयोग कर सके और साथ के साथ आपके क्लेम सेटलमेंट में आपको हेल्प कर सके फास्टर सेटलमेंट के लिए। अब जो केस हमने आपके सामने रखा था, आई वांट टू गो बैक टू दिस। मैं किसी कंपनी पर कमेंट नहीं लेना चाहती हूँ। अगर ऐसा किसी के साथ होता है कि भाई उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ गई, अब कंपनी और हॉस्पिटल में अब एक तरह से दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट है कि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत थी या नहीं थी, तो ऐसे सिचुएशन में एक पॉलिसी होल्डर को क्या करना चाहिए? उसे शायद ये पेमेंट करके निकल जाना चाहिए और फिर उसे कंपनी से बात करनी चाहिए। आप क्या सलाह देते हैं जब इस तरह का डिसएग्रीमेंट हो? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हमने ये काफ़ी एक्सपीरियंस किया है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस हर एक कंपनी के पास है इससे संबंधित। सबसे ईजी अप्रोच ये है कि आप हमारे नेटवर्क को यूज़ करें। हमारे नेटवर्क से हमने उन हॉस्पिटल्स का जो नेटवर्क बनाते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी अपना नेटवर्क बनाती है, वह इन सारे कारणों को मद्देनजर रखते हुए नेटवर्क बनाती है, जिसकी वजह से हमारे किसी भी कस्टमर्स को या ग्राहकों को कोई समस्या नहीं आए। मेरी राय में आप नेटवर्क अगर यूज करेंगे, उस नेटवर्क के तहत इंश्योरेंस कंपनी का एक अच्छा तालमेल होता है उन हॉस्पिटल्स के साथ, एंड कस्टमर्स की सहूलियत उस नेटवर्क में ज्यादा है। किसी भी आउट ऑफ नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो समस्या बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। ओके सर, आपने कहा नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर आप जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसी तरह से मुझे समझाइए कि जब हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं आशीष जी, तो शायद हम सोचते हैं अच्छा कितना बड़ा कवर लें, क्या कवर हो रहा है, इसमें क्या वेटिंग पीरियड है, भाई इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को कवर कर रहे हैं कि नहीं, हम ये सारे फीचर्स देखते हैं। लेकिन क्लेम करने का जो प्रोसेस है शायद इसे नहीं समझते हैं। तो क्लेम करने के प्रोसेस का अगर आप हमें एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बताएं। जैसे इससे थोड़ी देर पहले आपने कहा जल्दी से क्लेम कीजिए, अगर आपको करना है तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के कुछ घंटों के अंदर आपको क्लेम जो है डाल देना चाहिए, राइट? एम आई राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। दो चीजें हैं, दो तरह के क्लेम्स होते हैं प्रियंका जी आमतौर पे। एक होता है रीइंबर्समेंट, यानी आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं और आप अपने दम पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आप अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं और बाद में आके इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर रहे हैं। ऐसी अवस्थाओं में भी मेरा व्यक्तिगत तौर पे एक रिकमेंडेशन है कि आप हमारे नेटवर्क में ही जाएं। दूसरा है कैशलेस, जो कि बहुत ज्यादा सहूलियत प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें कस्टमर को अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। ये भी नेटवर्क के बेस्ड हॉस्पिटल्स में ही होता है। जब कस्टमर जब इंश्योर्ड किसी हॉस्पिटल में जाए, वह तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करे। इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी एक्टिव हो जाते हैं, हमारे टीपीएस और हमारे खुद के इन हाउस क्लेम सेटलमेंट अधिकारी हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। वे तुरंत संपर्क साधते हैं हॉस्पिटल से, आपका सारा विवरण, सारा हम ब्यूरो ले लेंगे, साथ के साथ आपका ट्रीटमेंट पैरेलली चालू हो जाता है। ऐसी अवस्था में हम सारे अप्रूवल्स हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। जब तक इंश्योर्ड हॉस्पिटल में रहेगा, उसके ट्रांच में अप्रूवल होते रहेंगे। जैसे मान लीजिए 1 लाख का क्लेम अगर एस्टिमेशन बैठता है, तो हम पहले स्टार्ट में 20,000, फिर अनदर 25,000, इस तरह से ट्रांच में जाता रहेगा। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल रेस करता रहेगा, हॉस्पिटल भी पर डे बेसिस पे रिक्वायरमेंट रेस करता है आमतौर पे। तो इस तरह से अच्छा तालमेल बैठता है और इस तरह से आप अपना कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट लेने के बाद आप आराम से रिकवरी के लिए अपने घर पे जाके अपना बैलेंस पीरियड रिकवर पे ध्यान दे सकते हैं।
तो लेकिन आपने यदि जैसे अगर कहा reimbursement हाँ एग्जैक्टली मैं वही पूछने वाली थी कि एक तो रीइंबर्समेंट हुआ और एक हुआ जी, कैशलेस में आप कंपनी से कांटेक्ट में रहेंगे, जी, हर स्टेज के इलाज में आपको पैसे ट्रांसफर होते जाएंगे, राइट, यही जी, तरीका है। बिल्कुल, लेकिन इसमें कंपनी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एजेंट्स या एडवाइजर्स जो होंगे उनके, जो आपको स्टेप बाय स्टेप मदद करते रहेंगे। तो आई थिंक कंपनी की टोल फ्री नंबर्स को हैंडी रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम रीइंबर्समेंट की आप बात कर रहे थे, तो मुझे जरा समझाइए उसमें क्या प्रोसेस होता है। श्योर। सो रीइंबर्समेंट का सबसे अच्छा प्रोसेस तो ये है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में अगर जाएं तो हमें सूचित करें, ताकि हमारे अधिकारी अगर एक्टिव हो जाएंगे तो आपको जो अभी आपने वीडियो प्ले किया है और जो आपको और आमतौर पे जो हमारे कस्टमर्स को जो समस्याएं होती हैं वह समस्या नहीं होंगी। फिर भी यदि अगर आप रीइंबर्समेंट के तौर पे किसी ऐसे हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहां पर जो हमारे नेटवर्क में नहीं है, आपने सूचना करना भी भूल गए हैं, तो उस केस में आप अपना ट्रीटमेंट कराइए और अपने सारे हॉस्पिटल के पेपर्स, अपने ट्रीटमेंट के पेपर्स, अपनी डिस्चार्ज समरी, साथ के साथ एक क्लेम फॉर्म होता है, वह क्लेम फॉर्म भरें और इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में या तो फिजिकली या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी में आजकल डिजिटल ऐप की सुविधा है आप उसमें अपलोड करें और इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक क्लेम इंटीमेशन नंबर आ जाएगा, जिस नंबर से आप अपने क्लेम का स्टेटस, प्रोग्रेस स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था, बट रेगुलेटर के इंटरवेंशन से, रेगुलेटर ने जितने भी आज तक जो सर्कुलर्स निकाले हैं उसकी वजह से क्लेम प्रोसेस को काफी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको, चाहे आप कैशलेस ले रहे हो या रीइंबर्समेंट ले रहे हो, यानी कैशलेस आपको तुरंत उसी समय आपको अपनी जेब से कुछ पैसे नहीं देने होंगे, और रीइंबर्समेंट जिसमें आप जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे उसके बाद आपको सब कुछ जमा करना होता है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जमा करने होते हैं, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आशीष, जो आप कहेंगे कि इनको तैयार रखिए, चाहे आप रीइंबर्समेंट ले रहे हो या कैशलेस, या फिर दोनों के अलग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? सो कैशलेस में कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, आपको सिर्फ कस्टमर को भर्ती होना है और डिस्चार्ज होना है, दैट्स इट। लेकिन जो रिम्बर्समेंट होता है उसमें सबसे पहला है ट्रीटमेंट पेपर्स, कंसल्टेशन पेपर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे कंसल्टेशन पेपर्स, आपने पहला कंसल्टेशन कब कराया, आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बाद जो ट्रीटमेंट के दौरान जो खर्चे हुए वह बिल्स आप रखेंगे, फार्मेसी बिल्स आपको देने पड़ेंगे, आपको हॉस्पिटल के बिल्स आपको देने पड़ेंगे, जो आपको एक डिस्चार्ज के टाइम पे एक बिल, डिटेल बिल मिलता है, वो आपको देना पड़ेगा। डिस्चार्ज समरी, जिसके अंदर पूरा ब्यौरा होता है, विवरण होता है कि यह अवस्था में इंश्योर्ड हॉस्पिटल में आया, इस अवस्था में हॉस्पिटलाइज हुआ, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चला और इस अवस्था में डिस्चार्ज हुआ। सो ये बेयर मिनिमम पेपर्स हैं। इसके अलावा यदि अगर कोई पेपर रिक्वायरमेंट है, अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम हॉस्पिटल से भी संपर्क साध सकते हैं, हम इंश्योर्ड से भी संपर्क साध सकते हैं कि हमें एक दो पेपर्स और आवश्यकता पड़ सकती है। यदि किसी कारणवश इंश्योर्ड की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो एक डिस्चार्ज समरी, एक डेथ समरी भी होती है, वह डेथ समरी हमें आवश्यकता पड़ सकती है ताकि हम उसका क्लेम सेटल कर सके बिना किसी इशू के।